नमस्कार। आज हम लोग यहाँ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अर्थात रासायनिक संयोग के नियम। तो इसमें हम लोग जाने हैं कि रासायनिक संयोग के कौन कौन से नियम हैं और वो नियम क्या कहता है, किसने उस नियम को पता लगाया और उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं और ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो रासायनिक संयोग के नियम को पहले हम लोग चलते हैं कि आखिर ये कहा किसको जाता है। रासायनिक संयोग के नियम किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट जब आपस में संयोग कर किसी यौगिक का निर्माण करता है तो वो किसी न किसी नियम के तहत ही निर्माण करता है। ऐसे ही नियम को रासायनिक संयोग के नियम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम इसके डिफिनीशन पर चलते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अर्थात रासायनिक संयोगों के नियम। यहाँ डिफिनीशन का मतलब होता है परिभाषा। When two or more elements combine together to form a compound which is governed by the certain laws are called the law of chemical combination। अर्थात जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में संयोग करके किसी यौगिक का निर्माण करता है तो वो एक निश्चित नियम पर ही आधारित होता है, जिसे रासायनिक संयोग के नियम कहा जाता है। किसी भी केस में जब दो एलिमेंट आपस में संयोग करता है और किसी यौगिक का निर्माण करता है वो किसी न किसी नियम के तहत ही होता है और उसी को हम रासायनिक संयोग के नियम के नाम से जानते हैं। और रासायनिक संयोग का नियम अनेकों प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ 5 हमें पढ़ने हैं, जिसको एक एक करके हम लोग जानते हैं कि 5 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। इसमें पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कह सकते हैं। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, जो स्थिर अनुपात का नियम है। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। और ये चौथा है गिब्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम अर्थात गिब्स के गैसीय आयतन का नियम। और 5वां है एवोगाड्रोज लॉ अर्थात एवोगाड्रो का नियम। तो ये 5 रासायनिक संयोग के नियम हमें पढ़ने हैं यहाँ, जिसमें पहला कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अर्थात इसका हिंदी होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कह सकते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अर्थात गुणित अनुपात का नियम। तीसरा है गिब्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम अर्थात गिब्स के गैसीय आयतन का नियम। और 5वां है एवोगाड्रोज लॉ अर्थात एवोगाड्रो का नियम। तो इस तरह से ये 5 रासायनिक संयोग के नियम हैं और एक एक करके अब हम लोग इसमें जानते हैं कि ये क्या कहता है। इसमें पहला कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ये नियम ये कहता है किसी पदार्थ को न तो हम निर्माण कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। अर्थात
अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के नाम से जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं ए मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स ए मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट फॉर्म्स वन फॉर्म टू अनदर, इट चेंजेस इट्स फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। अर्थात ये कहता है कि यहाँ हम किसी पदार्थ को न तो निर्माण कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। अर्थात अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होगा वो प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, अर्थात मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरह से ये नियम कहता है, इसको द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जा सकता है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं This states that a matter can neither be created nor be destroyed। यानी यह बताता है कि एक पदार्थ न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। दैट इज द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। अर्थात अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे ही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ जब हम कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कैल्साइट कहा जाता है, इसको हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं लगभग 1000 डिग्री पर, तो हमें यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। अर्थात कैल्साइट को जब 1000 डिग्री पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। तो ये रिएक्टेंट हुआ और ये दोनों प्रोडक्ट हुआ। यहाँ रिएक्टेंट का जो मास होगा प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट का मास होगा प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, इसीलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं और बिना संतुलित किए हुए किसी रासायनिक समीकरण को नहीं छोड़ते हैं। इसी कारण इसी नियम के तहत तो यहाँ पर हम लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर ये CaCO3 है कि कैल्शियम का 40 ग्राम, कैल्शियम कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 × 3 हो जाएगा। यहाँ कैल्शियम एक एटम है, कार्बन एक एटम है, तो यहाँ कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12 और यहाँ ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ 3 एटम है इसलिए 16 × 3 किए हैं। तो ये 40 और ये प्लस 12 ये 48, तो ये आ जाता है 100 ग्राम। अब यहाँ प्रोडक्ट का हम मास लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये 40 है, ये प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये 56 ग्राम हो जाएगा, 56 ग्राम। फिर यहाँ मास ऑफ CO2 लेते हैं, तो ये 12 प्लस 16 × 2, तो ये 12 प्लस 32 यह 44 ग्राम। अब यहाँ टोटल मास प्रोडक्ट का लेंगे, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ये हो जाएगा 56 और प्लस 44 ये 100 ग्राम। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर हो जाता है। केवल इसी रिएक्शन में नहीं,
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक का कुल द्रव्यमान होगा वो प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, और इसीलिए यहाँ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है। यानी इसी को फुलफिल करने के लिए हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बिना बैलेंस किए हुए नहीं छोड़ते हैं। तो ये नियम कहता है कि यहाँ किसी पदार्थ को न तो हम निर्मित कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, अर्थात वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर देखा, और ऐसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी केमिकल चेंज में यही बातें सत्य है, और इसी को हम जानने के लिए यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं, जानते हैं। फिर इसके बाद हम लोग दूसरे रासायनिक संयोग के नियम चलेंगे कि वो क्या कहता है। ये पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ द्रव्यमान का संरक्षण हो रहा है। दूसरा है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, या इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है हिंदी में। यह नियम ये कहता है कि जब दो एलिमेंट या अधिक एलिमेंट मिलकर के किसी कंपाउंड का निर्माण करता है तो उस कंपाउंड में वही एलिमेंट होगा जिससे मिलकर वो बना हुआ है, और उसके भारों का अनुपात भी समान होगा जिससे वो बना हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि अगर वाटर है तो हम जल को किसी भी स्रोत से क्यों नहीं प्राप्त कर ले, कहीं से भी वाटर को क्यों नहीं प्राप्त कर ले, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगा, उसमें कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होगा। और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो एक निश्चित अनुपात में होगा जो 1:8 आता है। तो इस तरह से ये नियम बताता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में भार के विचार से दो या दो से अधिक तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको a chemical compound consists of the same element chemical compound consists of the same elements combined in a definite proportion by weight. A chemical compound consists of the same elements combined together in a definite proportion by weight. अर्थात एक रासायनिक यौगिक में भार के विचार से वही तत्व परस्पर संयुक्त रहता है जिससे मिलकर के वो बना हुआ है। इसे ही हम लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अर्थात स्थिर अनुपात के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ए केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय वेट। एलिमेंट्स कंबाइंड यहाँ कंबाइंड हो जाएगा, यानी वो जुड़ा हुआ रहता है। इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय वेट दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। अर्थात एक ही रासायनिक यौगिक में भार के विचार से वही तत्व परस्पर संयुक्त रहता है, उसे हम डिफिनिट अनुपात का नियम अर्थात स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं।
जिसे अंग्रेजी में दो नाम से जाना जाता है, एक लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन या दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब यहाँ एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल समझने में अहम भूमिका निभाता है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके यहाँ जल का निर्माण कर रहा है, तो हम जल को किसी भी स्रोत से क्यों नहीं प्राप्त कर लें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा और उसके भारों का अनुपात एक निश्चित अनुपात में रहेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये 2:16 बराबर 1 ये 8 आता है। तो जल को हम किसी भी स्रोत से क्यों नहीं प्राप्त कर ले, चाहे नदी से, पोखरा से या तालाब से या समुद्र से, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 1:8 ही होगा। अगर हम यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन का यहाँ 12, ऑक्सीजन का यहाँ 16 × 2, चूँकि 2 एटम हैं तो ये 12:32, तो ये 4/12 और ये 8/32, 3:8 के अनुपात में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम किसी भी चीज़ को जलाकर क्यों नहीं प्राप्त करें, या किसी भी स्रोत से क्यों नहीं हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्राप्त कर ले, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 3:8 ही आएगा। यही नियम कहता है, स्थिर अनुपात का नियम, कि जब दो तत्व परस्पर संयोग करके किसी यौगिक का निर्माण करता है तो उसमें वही दो तत्व हो गए जिससे वो मिलकर वो बना हुआ है। इसमें 2 या अधिक एलिमेंट भी हो सकता है और उसके भारों का अनुपात एक निश्चित अनुपात में होगा। यही लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन है। अब तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अर्थात गुणित अनुपात का नियम। तो ये गुणित अनुपात का नियम ये क्या कहता है, जिसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं, ये तीसरा न होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अर्थात गुणित अनुपात का नियम। यह नियम कहता है कि अगर 2 या अधिक तत्व आपस में संयोग कर 2 या अधिक यौगिक का निर्माण करता है तो उसमें एक तत्व का एक निश्चित भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से संयोग करता है परस्पर सरल अनुपात में होता है, सरल पूर्णांक में होता है। ये नियम बताता है। इसको समझने के लिए पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान ले कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट मिल करके यहाँ जल का निर्माण कर रहा है और पुनः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी निर्माण करता है। तो ये नियम कहता है कि अगर 2 तत्व आपस में संयोग कर 2 यौगिक का निर्माण करता है तो उसमें दोनों यौगिक में एक तत्व का एक निश्चित भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से संयोग करता है उसका जो अनुपात होगा वो परस्पर सरल अनुपात में होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल का निर्माण करता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 कंपाउंड का निर्माण करता है। तो यहाँ जल में हाइड्रोजन का 2 भाग ऑक्सीजन के 16 भाग से संयोग करता है तो ये 2:16 ये 1:8 हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 × 2 तो हो जाएगा 2:32 बराबर 1:16। यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल का निर्माण करता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी निर्माण करता है। तो जल में हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 भाग ऑक्सीजन के 16 भाग से संयोग करता है और इसके भारों का जो अनुपात है 1:8 है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन का 2 भाग ऑक्सीजन के 32 भाग से संयोग करता है और इसके अनुपात 1:16 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का एक निश्चित भार 1 जो दोनों में शामिल है, लेकिन ऑक्सीजन के अलग अलग भाग 8 और 16 से संयोग करता है और इसका अनुपात होता है 1:2 जो कि एक सरल अनुपात है, सरल पूर्णांक में है। यही ये नियम कहता है। पुनः इसको हम समझ लें कि जब 2 तत्व आपस में संयोग कर 2 यौगिक का निर्माण करता है तो उसमें एक तत्व का एक निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भारों से जो संयोग करता है उन भारों का अनुपात एक सरल अनुपात में होता है।
यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके दो तत्व दो यौगिक जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करता है। तो जल में 2 भाग हाइड्रोजन 16 भाग ऑक्सीजन संयोग करता है और इसका अनुपात हो जाता है 1:8। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 भाग हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के 32 भाग संयोग करता है और इसका अनुपात 1:16। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का एक निश्चित भार, अर्थात जो नियम कहता है कि जब 2 तत्व आपस में होकर के 2 यौगिक का निर्माण करेगा या अधिक यौगिक का निर्माण करेगा तो उसमें एक तत्व का एक निश्चित भाग होगा जो दूसरे के भिन्न भिन्न भाग से संयोग करता है। यहाँ ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न भाग 8 और 16 संयोग करता है, इसका अनुपात 1:2 है जो सरल अनुपात है। यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, अर्थात ये कहता है कि व्हेन 2 or more elements chemically combine together to form 2 or more compound, then in one of the compound the mass or part of one element, a definite part of one element which combines with different part of another element bear a simple ratio. In case of such type of example, when hydrogen and oxygen chemically combine together to form water and hydrogen peroxide 2 molecule, in case of water molecule we see that 2 parts of hydrogen combines with 16 part of oxygen and their ratio will be 1:8. In case of hydrogen peroxide molecule, 2 parts of hydrogen combines with 32 parts of oxygen and their ratio will be 1:16. So we see that one part of hydrogen, that is a definite part of hydrogen which combines with different part of oxygen 8 and 16 bear a simple ratio that is 1:2. This is the law of multiple proportion. अर्थात गुणित अनुपात का नियम ये कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग कर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करता है या अणु का निर्माण करता है तो उसमें से एक एलिमेंट का एक निश्चित भार जो दूसरे एलिमेंट के भिन्न भिन्न भारों से संयोग करता है वो परस्पर सरल अनुपात में होता है, जो कि यहाँ हम क्लियर देख रहे हैं। तो इस तरह से यही गुणित अनुपात का नियम कहता है। अब इसके बाद हम लोग चौथे नियम पर चलते हैं। क्या कहता है? गेल-लीरॉय के गैसीय आयतन का नियम यहाँ क्या कहता है। इससे पहले इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि जब 2 तत्व आपस में संयोग कर 2 यौगिक का निर्माण करता है तो उसमें एक यौगिक का एक निश्चित भार, एक तत्व का एक निश्चित भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार संयोग करता है परस्पर सरल अनुपात में होता है। अंग्रेजी में इसको लिख सकते हैं कि व्हेन 2 or more elements chemically combine together to form 2 or more molecules of compound, then a definite part of one of the element which combines with different part of another element bear a simple ratio. And for example we see that in case of water and hydrogen peroxide, because hydrogen and oxygen chemically combine together to form 2 molecules like water and hydrogen peroxide, in case of water molecule 2 parts of hydrogen combines with 16 part of oxygen and their ratio will be 1:8. Similarly, in case of hydrogen peroxide molecule 2 parts of hydrogen combines with 32 parts of oxygen and their ratio will be 1:16. So we see that a definite part of hydrogen, that is 1, which combines with different parts of oxygen 8 and 16 bear a simple ratio like 1:2. This is the law of multiple proportion. And fourth rule which tells us the law of gaseous volume, it means गेल-लीरॉय's law of gaseous volume, अर्थात गेल-लीरॉय के गैसीय आयतन का नियम। ये चौथा कहता है। गेल-लीरॉय's law of गैसियस वॉल्यूम, अर्थात गेल-लीरॉय के गैसीय आयतन का नियम। ये कहता है कि अगर 2 गैस आपस में संयोग करके प्रोडक्ट अगर गैसी का निर्माण करता है तो उसके आयतनों का जो अनुपात होगा एक सरल पूर्णांक में होगा, एक साधारण रेशियो में होगा। ये नियम कहता है। पहले इसको हम समझ ले उदाहरण से कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसीय अवस्था में हैं, संयोग कर अगर ये जलवाष्प अगर गैसी का निर्माण करता है तो इसके आयतनों का अनुपात एक सरल अनुपात में होगा। इसको हम पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 है ऑक्सीजन का तो यहाँ 2 देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये 2 आयतन हाइड्रोजन का हो गया, ये 1 आयतन ऑक्सीजन का हो गया। तो 2 आयतन को हम 2 वॉल्यूम लिखते हैं, 1 आयतन को 1 वॉल्यूम लिखते हैं और ये 2 वॉल्यूम
वाटर है यानी कि जलवाष्प का है, वहाँ गैस लिखा गया है चूँकि जलवाष्प है ये। तो यहाँ ये दो आयतन, एक आयतन संयोग करके यहाँ दो आयतन वाटर बनाता है। तो यहाँ 2:1:2 ये सरल अनुपात में है, यही नियम कहता है। गिल-लुसैक ने अपने गैसीय अभिक्रियाओं पर किए गए अनेकों प्रयोगों के आधार पर एक नियम दिया जो गिल-लुसैक के गैसीय आयतन के नियम से नाम से जाना जाता है। इसमें ये कहा गया और ये नियम ये कहता है कि अगर दो गैस आपस में संयोग कर किसी गैसीय प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो उसके आयतनों का अनुपात एक सरल अनुपात में होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके यहाँ जलवाष्प का निर्माण करता है, अर्थात जल जो गैसीय अवस्था में है का निर्माण करता है। तो इसका दो आयतन, इसका एक आयतन और इसका दो आयतन, इसका अनुपात एक सरल अनुपात में है, यही ये नियम कहता है। दूसरा नियम, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर यहाँ अमोनिया गैस का निर्माण अगर करता है, यहाँ आयरन या मोलिब्डेनम कैटलिस्ट के तौर पर यहाँ लिया जाता है। इसको अगर हम बैलेंस करते हैं, ये भी गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में है और ये भी गैस है। इसमें कहता है कि अगर दो गैस आपस में संयोग करके प्रोडक्ट अगर गैस ही का निर्माण करता है तो उसके आयतनों का अनुपात एक सरल अनुपात में होता है। इसे ही गिल-लुसैक के गैसीय आयतन का नियम कहते हैं। तो इसको हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ 3 देते हैं, तो यहाँ हमको नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 देते हैं। अब ये बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ एक आयतन ये हो गया, चूँकि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो ये 3 आयतन हो गया, यहाँ 2 आयतन हो गया। तो इसके आयतनों का अनुपात है 1:3:2 जो कि एक सरल अनुपात में है। तो ये नियम यही कहता है कि अगर दो गैस आपस में संयोग कर किसी गैसीय प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो उसके आयतनों का अनुपात एक सरल अनुपात में होता है, जो यहाँ हम देख रहे हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि when two gases combine together to form a gaseous product, then their ratio of their volumes will be in a simple ratio। अर्थात जब दो गैस आपस में संयोग करके किसी गैसीय प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो उसके आयतनों का अनुपात एक सरल अनुपात में होता है। इसे गिल-लुसैक के गैसीय आयतन का नियम कहते हैं। और ये नियम गिल-लुसैक ने अपने अनेकों गैसीय अभिक्रियाओं पर किए गए प्रयोगों के आधार पर दिया था, इसलिए इसे गिल-लुसैक के गैसीय आयतन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद यहाँ 5वां है एवोगाड्रोज का नियम। ये क्या कहता है, वो ये जाने कि आखिर एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है। एवोगाड्रोज लॉ अर्थात एवोगाड्रो का नियम, इटली के एक वैज्ञानिक एमेडियो एवोगाड्रो ने गिल-लुसैक के गैसीय आयतन के नियम को व्याख्या करने के दौरान ही नियम दिया था। उन्होंने बताया था कि समान आयतन वाले सभी गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, जिसे एवोगाड्रो के नियम के नाम से जाना जाता है। Equal volumes of all gases contains same number of molecules. Same number of molecules, that is called एवोगाड्रोज लॉ। अर्थात समान आयतन वाले सभी गैसों में अणुओं की संख्या समान होता है, इसे एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। उसी को लिखा गया इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और सेम नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रोज लॉ। अर्थात समान आयतन वाले सभी गैसों में अणुओं की संख्या समान होता है। अगर गैसों के आयतन को हम v मान लेते हैं, अणुओं की संख्या हम n मानते हैं, तो v प्रोपोर्शनल टू n अर्थात v n के समानुपाती हो जाता है। समानुपाती चिन्ह को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है, तो v बराबर के n, यहाँ पर k कांस्टेंट है, यहाँ पर v/n = k हो जाएगा। अर्थात वॉल्यूम और मोलों की संख्या का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आता है। तो ये एवोगाड्रो के नियम का मैथमेटिकल रूप होता है, मैथमेटिकल फॉर्म है।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समान आयतन वाले सभी गैसों में अणुओं की संख्या समान होता है, इसे ही एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। अगर अणुओं की संख्या को हम n मानते हैं और आयतन को v मानते हैं तो v प्रोपोर्शनल टू n, अर्थात v बराबर के n, फिर v अपॉन n इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो यही एवोगाड्रो का नियम है। तो इस प्रकार से यहाँ 5 रासायनिक संयोग का नियम यहाँ क्लियर हो जाता है। अब फिर अगले टॉपिक के लिए हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।